संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। ये नाम याद करने हैं हमको। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। इसमें से हमने नैगम नय की बात कल देखी थी और थोड़ी सी संग्रह नय की। नैगम का अर्थ क्या है कि वर्तमान में जो काम अभी निष्पन्न नहीं हो रहा है, वर्तमान में जो काम नहीं हो रहा है, भूतकाल में हुआ था या भविष्य में होगा, लेकिन उसको वर्तमान में देखना कि ये वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में हुआ है, ऐसा जो नय देखता है उस नय का नाम है नैगम नय। कि वर्तमान में अनिष्पन्न वस्तु में भी निष्पन्न की जैसी कल्पना करने वाले नय को क्या कहते हैं? नैगम नय। कितने प्रकार का होता है ये? तीन प्रकार का। हाँ, भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी। जो तीन काल हैं, तीन कालों के नाम है, वही तीन प्रकार के नय हैं। भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय। भूतकाल में जो काम कंप्लीट हुआ था, हो चुका है, उसको वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में देखना। जो काम पहले हुआ था वो वर्तमान में देखना, वो कहलाता है। वो कौन सा नय देखता है? ऐसा देखने वाला ज्ञान की पर्याय और ऐसा कथन करने वाली वाणी, वो क्या कहलाते हैं? नैगम नय, भूत नैगम नय। जैसे कि उदाहरण बताएंगे, बोलिए आशांति उदाहरण। आज भगवान का गर्भ कल्याणक है। अब आज है क्या? वो तो हुआ था हजारों साल पहले, लाखों साल पहले। लेकिन आज कहना, आज मेरा जन्मदिन है, ये कौन से नय का कथन हो गया? नहीं, जन्मदिन तो 40 साल पहले जब हुआ, अभी कह रहे हैं ना उसको, तो वो भूत नैगम नय से। अभी आज इनकी शादी की सालगिरह है, तो आज है क्या शादी? आजकल तो ऐसा ही करते हैं ना, वो 50 होती तो मान लो 25 होती, 50 होती, बारात निकालते हैं, मेहंदी वैसा का वैसा करते हैं। तो अभी हो रही है क्या? लेकिन उसको वर्तमान में उसी टाइप से करते हैं, वो क्या है? भूत नैगम नय। ठीक है, वर्तमान कहाँ आया? तो वर्तमान में तभी तो कर रहे हैं कि भूतकाल में हुआ था, तब तो कर रहे हैं। आज महावीर जयंती है, हम महावीर जैसे समझ लो 2-2,500 साल पहले जैसा उनका जन्म कल्याणक का जुलूस निकला था, तो थोड़ी बहुत उसकी कल्पना करके छोटा मोटा जुलूस ही तो निकालते हैं अपन। तो हम वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कब कर रहे हैं? कि भूतकाल में वो हुआ था, भूतकाल का मान के अभी कि आज है महावीर जयंती। वर्तमान नैगम नय में ये होगा कि अभी कोई काम हमने चालू किया है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन थोड़ी देर में कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि समझ लो मान लो मैं घर पे डोसे का सामान, घोल बना के आई हूँ, दाल बना के आई हूँ, ये करके आई हूँ, तो डोसे बन रहे हैं, ऐसा बोला। अभी तो नहीं बन रहे, तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तो जैसे नहीं बना, अभी तो खाना नहीं बना रहे, लेकिन अब खाने में क्या बन रहा है? आधा अधूरा इनकम्प्लीट है। मान लो अभी टिंडे अपन ने छौंके हैं सब्जी, अब कोई ने पूछा क्या बना? टिंडे बने हैं। तो बने कहाँ? भी अब बच्चे होते हैं ना, वैसे ही करते हैं, जिन्ना माँ के ऐसे ही करता है। मान लो उसको कह दिया ये बना है, तो वो देख जाता है अभी तो कच्चा ही रखा है सामान। बना कहाँ है? आप तो बोल रहे हो बना है, अभी तो बना ही नहीं। मान लो भिंडी सुधारी भी रखी है, अब उसको कह दो भिंडी बनाई है, बनाई कहाँ है? तो रखी है अभी यहीं। तो वो उस तरह से देखते हैं। लेकिन हम कैसे बोल रहे हैं? हम उसको वर्तमान नैगम नय से बोल रहे हैं कि हमने भिंडी निकाल के रख ली, धो ली, और हमारे माइंड में है कि अभी बनाने वाले हैं 5 मिनट बाद। हाँ, वो शॉर्ट पीरियड में अगर होने वाला है तो वो कहलाएगा वर्तमान नैगम नय, और थोड़े लंबे काल बाद होने वाला है तो वो कहलाएगा भावी नैगम नय। अगर अभी अब जैसे मान लो शादी है 7 तारीख की, तो हमारे तो शादी है, शादी चल रही है, शादी को चलती है 10-15 दिन तक। शादी तो घंटे 2 घंटे में होती है, लेकिन अभी घर में कोई फंक्शन भी नहीं है, अभी कोई भी फंक्शन नहीं। 15 दिन पहले तो क्या फंक्शन कुछ भी नहीं, लेकिन जो घर में माइंड में काम हो जाते हैं, तो बस शादी, तो वो कहलाएगी वर्तमान नैगम नय, कि अभी बिल्कुल आई गई है जैसे 15 दिन में। वो डिपेंड करता है कौन सी परिस्थिति। खाना बनाने में 15 दिन वाली परिस्थिति तो भावी में चली जाएगी, उसमें तो अभी 15 मिनट 1 घंटा वाली परिस्थिति को वर्तमान में लेंगे। अब शादी ब्याह वाली स्थिति है
तो उसमें बड़ा वर्तमान लेंगे, उसमें 15 दिन का ही वर्तमान। अभी जो एक नया आएगा ना ये ऋजु सूत्र, उसमें ऐसा ही दिखाएंगे कितना बड़ा बड़ा आप वर्तमान ले रहे हो, वर्तमान होता कितना सा है कि हम कितना लंबा लंबा वर्तमान मानते हैं, वो उस नए में आएगा। तो भूतकाल में जो काम कंप्लीट हो गया उसको अभी कहना वर्तमान में कि हो रहा है या हुआ है, तो वो कहलाता है भूत नैगम्य। और वर्तमान में जो काम प्रोसेस में चल रहा है उसको भी कंप्लीट जैसा कहना, वो कहलाता है वर्तमान नैगम्य। और भविष्य में जो काम कंप्लीट होगा, अभी तो भविष्य में कंप्लीट होगा, इसका मतलब अभी तो है ही नहीं कंप्लीट, लेकिन फिर भी उसको, जैसे कि तीर्थंकर बालक को तीर्थंकर कहना, उसको वर्तमान नैगम्य भी कह सकते हैं कि उसी भाव में बनेंगे। लेकिन नरक में जो जीव स्थित है उसको अभी तीर्थंकर कहना। नरक में है कोई जीव, राजा श्रेणी का जीव है, कृष्ण के जीव हैं, बहुत सारे जीव नरक में ऐसे हैं जो सीधे वहाँ से निकल के तीर्थंकर बनने वाले हैं आगे, तो उनको अभी तीर्थंकर कहना, ये कौन सा नय है, भावी नैगम्य। तो ये ऐसे डे टू डे लाइफ में हमारे ये नए इस तरह से प्रयोग में आते हैं। मतलब किसी जीव को, अब ये जिनवाणी में इस तरह के कथन मिलते हैं। जिनवाणी में मान लीजिए किसी जीव की परिणति ऐसे देख के कि बहुत लड़ाई झगड़ा मारकाट कर रहा है, आतंकवादी है मान लो, तो अपन क्या कहेंगे, नारकी है। अब आपने नारकी कैसे कह दिया, भविष्य में वहीं जाने वाला है, वर्तमान में दिख रहा है अपने को कि वहीं जाएगा। और कोई बहुत सज्जन पुरुष ऐसा हो तो अपने को लगता है तो देवता हैं, तो देवगति में जाएंगे। तो ये इस तरह से हम लोक व्यवहार में भी उसके प्रयोग करते हैं। तो इसमें तो थोड़ा सा व्यवहार ज़्यादा लगा, और जैसे आपने राजा श्रेणी का उदाहरण दिया, वो तो निश्चित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये, हाँ ये थोड़ा अनुमान वाला है, हम किसी के बारे में कैसे कह सकते हैं, ये तो अनुमान से ही कहते हैं, क्योंकि उसकी परिणति देख के कि जिसको जहाँ जाना होता है उसकी परिणति वैसी ही होती है। वो हम अनुमान ज्ञान हमने पढ़ा है ना, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, तो अनुमान के माध्यम से हम ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये नए तो जो निश्चित है उसी पे लगाए लगते हैं। हाँ बदल भी सकती है, बदल भी उस हिसाब से उसको वैसा कहते हैं, लेकिन बदल भी सकती है। तो ये अभी समझ लो अपन कुछ भी काम, जैसे अपन किसी चीज़ का कपड़ा देखने जाते हैं, मान लो अपने को घर में फर्नीचर बनवाना है, अब सोफ़ा है, पर्दे हैं, तो अपन कपड़ा देख के वो ऐसे बोलेगा ये तो सोफ़ा है, कपड़े रखें, हाँ वो के लिए भी नहीं लगाते, वो उसी को सोफ़ा बोल देते हैं। ये सोफ़ा, मान लो अपन बताएं कि ये तो हमारा सोफ़ा है, कपड़ा देख के ये सोफ़ा, ये पर्दा, ऐसे करके नहीं दिखा देते अपन, तो मतलब वो बनने वाला है, उस हिसाब से उसको ऐसा कहते हैं। फिर दूसरा है संग्रहण है। संग्रहण है मतलब कि जो किसी भी विशेषता यानी किसी भी समानता के आधार पर वस्तुओं को इकट्ठा करता है, वस्तुओं में एकत्व स्थापित करता है, वो कहलाता है संग्रहण है। क्या परिभाषा लिखी थी हमने, किसी एक विशेषता के आधार पर, किसी एक विशेषता के आधार पर पदार्थों में, पर पदार्थ दो बार नहीं है, मैंने कल भी कहा था ये बात। हाँ पर पदार्थ ऐसा नहीं स्वयं और पर, यह भेद विज्ञान वाला नहीं है, आधार पर। हाँ तो देखिए जो कल बात थी अपनी कि महासत्ता और अवान्तर सत्ता। महासत्ता का मतलब क्या है, देखिए इधर ध्यान दीजिए। महासत्ता का मतलब है कि समस्त पदार्थों में जो एक पना है, जिसके कारण सब पदार्थ एक कहे जाते हैं, कि सब पदार्थ एक से हैं, वो कहलाती है महासत्ता। मतलब कि समस्त पदार्थों में जो एक समानता है, समानता फैली हुई है, इसमें मुझ में, आप में, हम सब में एक चीज़ कॉमन है। सब चीज़ों में, कुत्ता में, बिल्ली में, गाय में, भैंस में, कुर्सी में, टेबल में, मिट्टी में, हवा में, पानी में, सब में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है, वो अस्तित्व, सत्ता। तो सभी चीज़ों में व्याप्त समानता वो कहलाती है महासत्ता। ये अस्तित्व है, ये महासत्ता है जो कॉमन है। और जो अलग अलग पदार्थों की जो मतलब प्रत्येक पदार्थ की जो अलग अलग विशेषता है वो कहलाती है अवान्तर। अवान्तर मतलब अलग अलग। अलग अलग सत्ता क्या है कि अलग अलग पदार्थों की अलग अलग विशेषता है, यानी सब पदार्थों में एक कॉमन विशेषता भी है और सब पदार्थों में अपनी अपनी अलग विशेषता भी है।
तो सब पदार्थों की कॉमन विशेषता को बोलते हैं महासत्ता, और सब पदार्थों की, प्रत्येक पदार्थ की जो अपनी अपनी विशेषता है उसका नाम है अवांतर सत्ता। जैसे कि जुड़वा होते हैं, ट्विंस होते हैं, तो ट्विंस देखने में अपने को तो पता ही नहीं लगता कि मतलब एक से ही दिखते हैं, तो वो एक से जो उनमें कॉमन चीज़ें हैं वो तो समझ लो उनकी एक सी महासत्ता, लेकिन फिर भी उनकी अपनी अपनी विशेषता होती है। उनकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ इस तरह के चिन्ह होते हैं कि वो घर वाले साथ वाले जानते हैं, और उनकी क्वालिटियाँ भी अपनी अपनी होती हैं। कोई की इंटरेस्ट काई में होता है, कोई का इंटरेस्ट काई में होता है, कोई शर्मीला होता है, कोई तेज होता है, कोई पढ़ाई में होशियार होता है, कोई नहीं होता है, मतलब है ट्विंस। तो ये जो उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है वो कहलाएगी अवांतर सत्ता, और जो कॉमन है वो कहलाती है महासत्ता। तो समस्त पदार्थों में व्याप्त समानता को महासत्ता कहते हैं। अब आप चाहे लिख लीजिए, वो जो डेफिनेशन है वो बहुत कठिन सी है, मैं तो अपने शब्दों में लिखा रही हूँ आपको। समस्त पदार्थों में महासत्ता, समस्त पदार्थों में व्याप्त समानता व्याप्त व्याप्त आधा व या आधा प और त, व्याप्त। समस्त पदार्थों में व्याप्त समानता महासत्ता है, और प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग विशेषता अवांतर सत्ता है। अब ये अस्तित्व गुण सब में आता है, हाँ, परंतु इसमें जैसे मान लो ये निर्जीव है और ये सजीव है, ये जो इसका जो गुण है ये अवांतर सत्ता है। मतलब वैसे इसका अस्तित्व ऐसा कहा जाता है, अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है, चेतन के सभी गुण चेतन है, अचेतन के सभी गुण अचेतन है। तो मेरे में, जीव में जो अस्तित्व है वो चैतन्य रूप है, और पुद्गल में, अजीव में जो अस्तित्व है वो अचैतन्य रूप है। इस अपेक्षा से तो अलग अलग है, लेकिन फिर भी सबका अस्तित्व, वो अस्तित्व चीज कॉमन है। तो वो अस्तित्व चीज कॉमन है, वो महासत्ता है। जैसे सभी जीवों में एक ज्ञान वो कॉमन है, यद्यपि ज्ञान सबका अपना अपना अलग अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, लेकिन फिर भी ज्ञानपना वो सब में कॉमन है। तो जो चीज़ सब में कॉमन है वो कहलाई महासत्ता। लेकिन किन सब में, कि जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जाति अपेक्षा से 6 हैं, संख्या अपेक्षा से अनंतानंत हैं, समस्त पदार्थों में जो चीज़ कॉमन है, सामान्य है, सब में मिले, वो कहलाती है महासत्ता। और जो बहुत सारों में मिल रही है लेकिन सब में नहीं मिल रही, बहुत सारों में मिल रही है लेकिन सब में नहीं मिल रही, वो कहलाएगी, वो उनकी अलग अलग हिसाब से अवांतर सत्ता। जैसे कि बहुत सारे जीवों में चेतनत्व है, बहुत सारे जीवों में ज्ञान है, लेकिन समस्त जो द्रव्य हैं विश्व में, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, उनमें ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान वो महासत्ता नहीं है। ज्ञान के आधार पे यानी जीव है वो अवांतर सत्ता में जाएगा। लेकिन जो अस्तित्व के आधार पे सब जीवों को हम एक मान रहे हैं, तो वो अस्तित्व, वो सत्ता, वो कहलाती है महासत्ता। अभी इतना थोड़ा हाँ, अस्तित्व गुण के आधार पर, वो सत्ता का मतलब ही अस्तित्व है कि समस्त पदार्थों में व्याप्त समानता है। अस्तित्व गुण के, ऐसे लिख लीजिए, अस्तित्व गुण के आधार पर समस्त पदार्थों को, अस्तित्व गुण के आधार पर समस्त पदार्थों को एक देखना महासत्ता है।
अभी आप मोटा मतलब इन नयों के बारे में अभी, क्योंकि अपन पहली बार पढ़ रहे, तो बस थोड़ा मोटा मोटा आपको समझना है। संग्रह का मतलब है इकट्ठा करना। तो जो नए वस्तुओं को किसी आधार पे इकट्ठा करता है, यानी ग्रुप बनाता है, तो उसमें एक तो शुद्ध संग्रह है, वो सबको ही एक में ले रहा है। जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं, जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य हैं, संख्या अपेक्षा से अनंतानंत द्रव्य हैं, इन सबको जो नय एक कह रहा है वो कहलाता है शुद्ध संग्रह नय। यहाँ डेफिनेशन लिखिए, महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह नय शुद्ध संग्रह नय कहा जाता है। मिल गया? ये वो 75 पेज पे लास्ट में कल जो बताया था। सत्ता 2 प्रकार की होती है, इसके नीचे वाली लाइन है, महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह नय। जो ये पुरानी मतलब ये छोटी बुक्स हैं, इनमें 75 पेज पे लास्ट लाइन से, हाँ, और नई जो बड़ी वाली बुक्स हैं उनमें 76 पेज पे ऊपर है, शायद 76 पेज पे ऊपर। मिल गया? महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह नय शुद्ध संग्रह नय कहा जाता है। हाँ, नीचे होगा, एक आध लाइन नीचे। मिल गया? एक आध लाइन आगे पीछे है, पर है सब में। और अवान्तर सत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह नय अशुद्ध संग्रह नय कहा जाता है। थोड़े से उदाहरण देखते हैं अपन इसका, कि शुद्ध संग्रह नय एक ही टाइप का है, बस वो एक कोई मतलब वो सबको उसने एक जान लिया। शुद्ध संग्रह नय से जगत के सभी पदार्थ सत्य हैं, सब एक हैं, बस वो एक हो गया। शुद्ध संग्रह नय का कोई टाइप नहीं होगा। लेकिन अशुद्ध संग्रह नय का क्या उदाहरण है? जैसे कि हमने बोला जीव, कहाँ है ध्यान? अब बुक में नहीं पढ़ रही हूँ मैं, पीछे। आशा आंटी क्या लिख रहे हो आप? समझ में नहीं आएगी फिर बातें, सब बुक में देख रहे हैं, मैं बुक में पढ़ ही नहीं रही हूँ। अब देखिए, शुद्ध संग्रह नय का विषय तो बस एक है, महासत्ता, मतलब सबको एक देख लिया, वो भेद और कुछ करेगा ही नहीं। उसने तो सबको एक, जब अपन ने सबका एक ही ग्रुप बना दिया तो अब कुछ उसमें भेद रहा ही नहीं, सभी एक ही में ही आ जाओ। आदमी भी एक ही में है, लेडीज भी एक ही में है, एक ही लाइन है, तो कोई वही नहीं है। लेकिन अवान्तर सत्ता वो अलग अलग विशेषताओं के आधार पर छोटे छोटे अलग ग्रुप बनाता है। ग्रुप का मतलब, जैसे हमने बोला जीव, जीव क्या है ये? नहीं नहीं नहीं, अभी जो प्रकरण चल रहा है उस संदर्भ में बोलना है, जीव की परिभाषा नहीं पूछूं। जीव मतलब जीव एक होता है, जीव बहुत सारे होते हैं, जीव तो अनंत है, लेकिन हमने एक जीव बोल के एक जीव शब्द बोला। जीव में ज्ञान होता है, इसका मतलब इस जीव में ज्ञान होता है कि इस जीव में ज्ञान होता है कि इस जीव में। वो जीव शब्द वो जातिवाचक संज्ञा है। एक संज्ञा पढ़े होंगे बचपन में हमने, जातिवाचक संज्ञा होती है, कॉमन नाउन, मतलब कि वो जीव बोलते ही वो एक जाति को ग्रहण कर लिया उसने। तो ये जीव शब्द है, ये अशुद्ध संग्रह नय का विषय है, कि जीव बोलते ही जितने भी दुनिया में जीव थे, जब हमने महासत्ता को विषय बनाया था तो सारे उसमें आ गए, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश का। हाँ बिल्कुल। अब जैसे हमने द्रव्य बोला, तो द्रव्य बोला तो ये महासत्ता का विषय हो गया, क्योंकि द्रव्य में सारे आ गए, जीव भी द्रव्य, पुद्गल भी द्रव्य, धर्म, धर्म, आकाश काल सब द्रव्य है। लेकिन हमने जीव बोला, तो जीव बोलने में बस सारे नहीं आए, केवल जीव आए, लेकिन वो सब जीवों को उसने जीव शब्द ने अपने में इकट्ठा कर लिया। हमने बोला महिलाएं, तब ये क्या है? वो भी एक ग्रुप है। महिलाएं बोलते सारी महिलाएं एक तरफ आ गई, ऐसे नहीं आया कि छोटी की बड़ी की गोरी की काली की मराठी की पंजाबी की बंगाली, ऐसा कुछ नहीं आया, वो सारी एक में आ गई। तो ये इस तरह से हमारे जो रोज मतलब डेली लाइफ में जो काम है समझ लो, वो सब ये अशुद्ध संग्रह नय के माध्यम से होते हैं। हमने बोल दिया समझ लो कपड़े धो रही हूँ, मैंने बोला मैं कपड़े धो रही हूँ, तो ये संग्रह नय का विषय हो गया ना। अशुद्ध संग्रह नय से बोला, वरना कपड़े धो रही हूँ तो कपड़े में तो सब तरह के कपड़े हैं, जेंट्स के भी हैं, लेडीज के भी हैं, चादर भी है, ये भी है, वो भी है। लेकिन हमने कपड़े शब्द में सबको इकट्ठा कर लिया। जिस भी शब्दों के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, भोजन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हम ऐसा कम बोलते हैं कि हम रोटी बना रहे हैं यार, पर्टिकुलर कभी कोई ऐसा खाना बना रहे, कोई पूछे क्या कर रहे हो, खाना खाने का टाइम, मान लो शाम को 6 बजे कोई फ़ोन करके पूछे और क्या कर रहे हो,
खाने का टाइम है, खाना बना रहे हैं। अलग अलग हम नहीं बना बोलते, हम चटनी बना रहे हैं, कि हम अचार बना रहे हैं, कि हम रोटी बना रहे हैं, कि हम सलाद बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। तो ये खाना है, ये हाँ शुद्ध संग्रहण का विषय, एक जातिवाचक इकट्ठा कर लिया। इस तरह के हम रोज डेली लाइफ में इस तरह के जो प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग सब संग्रहण के विषय होते हैं, उसको वो कहलाता है संग्रहण। देखिए एक यहाँ 76 पेज पे ही मेरी बुक में तो नीचे से 3rd पैरा है, अब आप लोगों के थोड़ा आगे पीछे। हाँ, एक जाति के आधार पर मिला। हाँ, एक जाति के आधार पर जगत के अनंतानंत पदार्थों में एकता स्थापित करने वाला यह न्याय मात्र वस्तु के स्वरूप को समझने में ही उपयोगी नहीं, अपितु लौकिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। मतलब लौकिक दृष्टि से भी यानी जाति किसे कहते हैं, हम जो छोटी मोटी झगड़े करते हैं ना जातिवाद के नाम पे, तो जैन दर्शन में जाति किसे कहते हैं, जातियां कितनी होती है? जैन दर्शन में जातियां है ही नहीं। ये जैसे जैन जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये क्या, ये जातियां कहलाते हैं ना अपने। और भी अपने खंडेलवाल और अग्रवाल, कौन कौन से होते हैं, वाल, हाँ 84 कितनी। ये वास्तव में ये जातियां नहीं, ये हमने सबने अपने अपने अभिप्राय के पोषण के लिए, अपने अपने मतों के पोषण के लिए ये निकाले हैं। जैन दर्शन में जाति कही गई है 5। हाँ, गतियां नहीं, जाति 5 होती है। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय, ये है जातियां। जितने भी 1 इंद्रिय हैं वो सब एक जाति के, जितने भी 2 इंद्रिय हैं वो सब एक जाति के, जितने भी 5 इंद्रिय हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता और ये मनुष्य, देव, नारकी, ये सब एक जाति के हैं। गधे और हम एक ही जाति के हैं, क्यों? पंचेंद्रिय। तो ये जातियों का आधार ये, हाँ वो सैन्य उसी में आ जाएंगे। तो ये मतलब जाति किस आधार पे बनाई गई है, ये सब ये संग्रहण है। हमें मतलब थोड़ा हमारा माइंड क्या बोलेंगे, जो संकुचित दृष्टिकोण है उसको मतलब खोलता है, हमारे दिमाग को खोलता है कि वास्तव में जरा सी बातों में लड़ाई झगड़ा करना, इस जाति का उस जाति का, ऐसा नहीं है। ये तो हम सब मनुष्य अभी एक जाति हमने बना ली मनुष्यों की, तो सारे मनुष्य गर्भित हो गए उसमें, फिर उसमें भेद कुछ नहीं है। भारतीय बोला, इंडियन, सारे इंडियन एक ग्रुप में आ गए। तो ये संग्रहण है, सबको इकट्ठा करता है, सबको एक उस पे लाके खड़ा करता है। ये इसकी उपयोगिता यहाँ दी है बोल्ड टाइप में 77 पेज पे। संग्रह न्याय के स्वरूप पर गहरी दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है, मिला, कि यह न्याय सामाजिक एकता की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी न्याय है, क्योंकि यह न्याय जाति का सम्यक स्वरूप बताकर जातिवाद का जहर उतारने वाला सम्यक न्याय है। भाई ये जो हमने जरा जैसी जो जातियां बना रखी, वास्तव में ये जातियां है नहीं। तो ये न्याय हमको, संग्रह न्याय हमको एक विस्तृत दृष्टिकोण, हमारे देखने की दृष्टि को, हमारे नजरिए को थोड़ा खोलता है, उसको विस्तृत करता है। इसके बाद में देखिए व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय किसे कहते हैं? एक तो हमने पढ़े हैं, सुने, जो लोग थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। यहाँ ये व्यवहार न्याय वो वाला व्यवहार नहीं है जो निश्चय न्याय के साथ में व्यवहार न्याय। वहाँ उस व्यवहार न्याय की डेफिनेशंस ये वाली तो होती है जो इसमें है, लेकिन और भी डेफिनेशंस होती हैं। यहाँ व्यवहार न्याय का मतलब क्या है कि संग्रह न्याय ने जो इकट्ठा किया था, संग्रह न्याय ने जो ग्रुप बनाए थे, उन ग्रुप में विधि पूर्वक भेद करना, वो ये व्यवहार न्याय का काम है। देखिए डेफिनेशन यही है, फर्स्ट लाइन जो है, संग्रह न्याय द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार न्याय है। संग्रह न्याय द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना वो व्यवहार न्याय है। अभी ये दोनों क्या है, संग्रह न्याय और व्यवहार न्याय, आपको मिले जुले से लगेंगे। जो एक जगह संग्रह न्याय है वो दूसरी जगह व्यवहार न्याय बन जाता है, जो एक जगह व्यवहार न्याय है वो दूसरी जगह संग्रह न्याय बन जाता है। कैसे? देखिए
द्रव्य को हम संग्रहण का विषय ले रहे हैं। समझने वाली बात है कि कहाँ कौन सी चीज संग्रहण का विषय है, कहाँ कौन सी चीज व्यवहार का विषय है। संग्रहण द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना। विधि पूर्वक का मतलब है किसी कोई क्राइटेरिया रख के, ऐसे नहीं चाहे जैसे बस भेद करना है तो किसी भी तरह से। विधि पूर्वक मतलब एक क्राइटेरिया। ये भी कुछ लिखने की चीज नहीं है, तो मैं समझा रही हूँ आपको, लिखने वाली चीज नहीं है। तो ये द्रव्य हमने ग्रहण किया, द्रव्य बोला तो ये शुद्ध संग्रहण का विषय हुआ। अब हमने द्रव्य के भेद कर दिए, जीव, भूतल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये भेद किसने में जाएंगे? व्यवहार में। संग्रहण द्वारा संग्रहित वस्तु में भेद करना, ये कहलाएगा व्यवहार में। द्रव्य बोलेंगे वो संग्रहण का विषय, और द्रव्य के भेद, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? हमने बोला द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं। तो ये कथन कौन से नय का हो गया? व्यवहार ने। एक चीज अभी हम व्यवहार समझें। अब इस में से हमने पकड़ा जीव, अब हमने बोला जीव, अब ये कौन से नय का विषय है? अब हमने ये नहीं बोला द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, अब हम बोल रहे हैं केवल जीव। अभी बस आपको शुद्ध नहीं बताना है, आपको ये बताना है संग्रहण है कि व्यवहार है, इतना। अभी नहीं फिर से ये द्रव्य हमने बोला द्रव्य, तो ये हो गया संग्रहण का विषय। द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, जीव, भूतल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो द्रव्य में भेद डाला तो वो ये 6 प्रकार हुए व्यवहार का विषय। अब हमने पकड़ा अकेला जीव, सब जीव इस साइड आ जाओ, जितने भी जीव है वो सब इस साइड आ जाओ। तो अब हमने जीवों का ग्रुप लिया है वापस से। हमको ये देखना है हम इकट्ठा कर रहे हैं कि भेद डाल रहे हैं। जब हमारा अभिप्राय, देखो नए हमने क्या, नए की डेफिनेशन क्या है? नए का एक हमने शब्द देखा था अपेक्षा। नए का अर्थ हमने देखा था ना अपेक्षा। अभी एक ही चीज ये, अभी जीव अभी तो व्यवहार में गया था, लेकिन अब हमारी अपेक्षा बदल गई, तो यही जीव संग्रहण में आ जाएगा। कैसे? कि जब हम इकट्ठा देख रहे हैं किसी भी चीज को, जब हम इकट्ठा कर रहे हैं तो वो आएगा संग्रहण में, और जब हम किसी चीज में डिवाइड कर रहे हैं, भेद डाल रहे हैं, तो वही चीज चली जाएगी व्यवहार में। अब हमने इस जीव के भेद कर दिए। जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? संसारी और मुक्त। तो अब ये जो हमने जीव, यहाँ जो ये जीव लिया, ये जीव हो गया संग्रहण का विषय, और ये संसारी और मुक्त हो गए व्यवहार के विषय। ठीक है। अब हमने फिर से संसारी लिया, संसारी जीव, हाँ संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर, सैनी, असैनी। तो ये संसारी किस नय का विषय हो जाएगा? संग्रहण का। मैं उदाहरण इसलिए क्योंकि आप लोग को, हाँ जिस चीज के भेद कर रहे हैं, जिस चीज को ऊपर रख रहे हैं, जीव के 2 भेद किए ना, जब चीज को लेके, हाँ समझ में आ रही बात? जिस चीज को मेल ले रहे हैं वो संग्रहण का विषय, जिसके भेद किए जा रहे हैं तो वो भेद हो जाएंगे व्यवहार के विषय। अब फिर जिसको एक अपन बड़ी चीज को ले रहे हैं, इकट्ठा किया, वो संग्रहण का विषय, और उसके भेद हो जाएंगे व्यवहार के विषय। फिर उन्हीं भेदों में से अपन ने फिर किसी एक को लिया, जैसे स्कूल है, स्कूल विद्यालय, वो क्या हुआ? संग्रहण का विषय। फिर उसमें अपन ने अलग अलग क्लासेस कर दी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो वो क्लासेस हो गई व्यवहार में। अब फिर क्लास में से भी अपन ने एक क्लास को ले लिया, 6th क्लास, तो ये संग्रहण का विषय। फिर 6A, 6B, 6C होते हैं ना 5 सेक्शन, तो वो ABCD जो उनके हैं वो व्यवहार के विषय। फिर 6A को लिया अकेला, वो फिर संग्रहण का विषय। हाँ फिर 6A में लड़के इधर, लड़कियां इधर, ऐसा होता है ना क्लास स्कूल में, तो वो जो भेद किया फिर वो वापस व्यवहार का। यानी किसी भी एक, मतलब जो शुद्ध, इसको शुद्ध क्यों कहा? कि जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, जो सबसे पहले जो इकट्ठा हुआ है, जिसके ऊपर अब कुछ भी नहीं है, वो तो कहलाएगा शुद्ध संग्रहण है। अब ये नीचे नीचे भेद करते जा रहे हैं, तो ये हो जाएंगे वो भेदों का जो एक एक ग्रुप है वो अशुद्ध संग्रहण है। समझ में आ रही बात? और अब इनमें से व्यवहार में जो सबसे लास्ट तक जाता जाएगा, करते जाओ फिर जीव के संसारी होंगे, संसारी होंगे तरस स्थावर, फिर तरस जीव होंगे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, स्थावर के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। आप बनाओगे बहुत लंबा चार्ट बनता जाएगा कि भेद ही भेद आते जाएंगे। तो जो ऊपर वाली चीज है वो संग्रहण में चल जाएगी, और जो भेद हो रहे हैं, मतलब जिसके भेद कर रहे हैं वो संग्रहण है, और जो भेद हो रहे हैं वो व्यवहार है। आया रंजा? अभी
संग्रहणय का विषय, मतलब जिसके हम भेद कर रहे हैं। और आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो अपने घरों में, मतलब अपना वो वंश वृक्ष नहीं बनाते, सबसे पहले जो एक दादाजी हैं, फिर उनके 4 बेटे, तो वो दादाजी हो गए संग्रहणय का विषय, फिर वो 4 बेटे व्यवहारणय, फिर उनमें से एक बेटे को लिया वो संग्रहणय, फिर उनके 4 बेटे एक एक के भी, तो वो व्यवहारणय में, फिर उसके मतलब ऐसे 2-3-4 पीढ़ियों का अगर अपन बनाते हैं ग्राफ, तो इस तरह से जाता है। तो जो ऊपर वाले हैं जिनके भेद किए जा रहे हैं वो संग्रहणय का विषय, हाँ, और जो सबसे ऊपर है वो शुद्ध संग्रहणय, जो नीचे जो वो अशुद्ध संग्रह, हाँ, वो अशुद्ध संग्रह कब कहलाएगा? इसमें मेन पॉइंट क्या है, यदि हम उसको इकट्ठा देख रहे हैं तो वो अशुद्ध संग्रहणय का विषय बनेगा। यदि हम उसको भेद रूप में देख रहे हैं, अशुद्ध तो मैंने नीचे वालों के लिए मिला है, इसलिए मैं भी शुद्ध जरूरी बोला, ये तो शुद्ध में ही जाएगा, ये तो शुद्ध में ही जाएगा, लेकिन नीचे वालों की बात कर रही हूँ। नीचे वालों में यदि हम इकट्ठा करके देख रहे हैं, हमारी नज़र में क्या है, हमारी नज़र में ग्रुप देखना है, तो वो अशुद्ध संग्रहणय में जाएगा, नीचे वालों में, भेदों में। और अगर हमारी नज़र में वो भेद दिख रहा है, हमारी नज़र में जीव मतलब 6 द्रव्यों का एक भेद है जीव, ऐसा हमको दिख रहा है, तो वो व्यवहारणय में जाएगा। और अगर हमारी नज़र में जीव का ग्रुप दिख रहा है तो वो संग्रहणय में जाएगा। हमारी नज़र में अगर संसारी जीव ये ग्रुप दिख रहा है तो वो कौन से नय में जाएगा? संग्रहणय में। और हमारी नज़र में वो जीव का एक भेद दिख रहा है, संसारी रूप 2 टाइप के होते हैं, तो भेद अगर हमको दिख रहा है तो वो कौन से नय में जाएगा? वो व्यवहारणय। बस इस संग्रह और व्यवहारणय से एक दूसरे के पूरक हैं। अभी डेफिनेशंस तो थोड़ी सी रट लेना, एक लाइन वाली जो है, डेफिनेशंस में भी मतलब थोड़ी कठिनाई लगती है। ऐसे बात समझ में आ रही है ना आपको कि जो ऊपर जिसके हम भेद कर रहे हैं वो संग्रहणय, और जो भेद किया वो व्यवहारणय का विषय। ऐसे शरीर बोला, शरीर कौन से नय का विषय हो जाएगा? संग्रहणय। अब शरीर में 2 हाथ, 2 पैर, यहाँ ये व्यवहारणय। अब बोला हाथ, तो हाथ संग्रहणय। अब हाथ में ये इतना बड़ा है, उंगलियां, ये डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। अब अपन कहो, बच्चे बोलते हैं मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, तो अब पेट तो इतना बड़ा है, पेट में अपन पूछेंगे किस साइड, पेट हो गया एक संग्रहणय का विषय। फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पूछेगा पेट में ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, इस साइड हो रहा है, उस साइड हो रहा है, तो वो भेद किया, तो वो हो गया व्यवहार। तो ये ऐसे दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हैं। बिना संग्रह के व्यवहार का काम नहीं चलता, बिना व्यवहार के संग्रह का काम नहीं चलता। जैसे मतलब एक दूसरे के ये विरोधी लगते हैं, कोई कहे तो लड़ते होंगे, ये इकट्ठा करता रहता है, ये भेद करता रहता है, लेकिन लड़ने वाली बात नहीं है। देखो एक दुकान होती है, मान लो कपड़े की दुकान है किसी की, तो 2 भाई हैं उस दुकान में, 2 भाई हैं, एक भाई तो माल बेचता है, और ज़्यादातर ऐसे चलता है उधारी में काम चलता है, माल ले जाते हैं, होलसेल का काम है, माल ले जाते हैं, तो वो एक तो बेचता रहता है, और वो बड़ा मीठा दिखता है सबको, हाँ अब तो ले जाओ, वो सबको बिना पैसे लिए उधार देता रहता है। और दूसरे भाई की क्या ड्यूटी है, वो फिर जाता है सबके उगाही करने, तो वो बड़ा बुरा लगता है सबको कि ये तो जब आता है जब पैसे मांगता है, ये कितना अच्छा है, पैसा ही नहीं मांगता। लेकिन क्या ये दोनों, या फिर वो दोनों आपस में लड़े, और एक वो जो उगाही करके लाता है वो माल भी खरीद के लाता है, क्योंकि माल खत्म हो जाता है ना, तो वो कहे यार मैं तो माल खरीद के लाता रहता हूँ, और तुम जब देखो खाली करते रहते हो, तुम माल खाली करते रहते हो। तो एक का काम भरना है, संग्रह करना है, और दूसरे का काम भेद करना, निकालना है। तो अब दोनों लड़े, और वो अपना काम नहीं करे, ये अपना काम नहीं करे, तो दुकान चलेगी क्या? दुकान माल भरना भी जरूरी है और निकालना भी जरूरी, तभी कमाई होगी, नहीं कमाई कैसे होगी? तो ऐसे ही वो संग्रहणय, जब हमारा कभी प्रयोजन होता है तो हम इकट्ठा करके बात करते हैं, कभी प्रयोजन होता है तो हम भेद करके, अलग अलग करके बात करते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो कॉमन रूप से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सूत्र सुनने होते हैं तो अलग अलग सुनते हैं। एग्जाम में जब पेपर लिखना होता है तो अलग अलग लिखते हैं। तो कभी संग्रह में काम चलता है, कभी भेद करके काम चलता है। ऐसे ही ये लोक व्यवहार में इन दोनों ने काम आते हैं। इसमें भी वही 2 भेद हैं, जैसे संग्रहणय में 2 भेद है, शुद्ध संग्रहणय, अशुद्ध संग्रहणय। उसी तरह से व्यवहारणय में भी 2 भेद हैं, शुद्ध व्यवहारणय और अशुद्ध। तो इसको समझने का सीधा सा तरीका है, शुद्ध संग्रहणय में भेद करने वाला वो शुद्ध व्यवहारणय, और अशुद्ध संग्रहणय में भेद करने वाला अशुद्ध व्यवहारणय। अब शुद्ध संग्रह अगर हमको समझ में आ गया, शुद्ध संग्रह के कितने भेद होंगे?
शुद्ध संग्रह ने एक ही टाइप का है, बस वो एक को ही पकड़ेगा, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो शुद्ध व्यवहार भी कितने टाइप का होएगा, वो भी एक ही टाइप का होगा। शुद्ध संग्रह में हमने बोला द्रव्य, तो उस द्रव्यों के भेद कर दिए 6, बस वो हो गया शुद्ध व्यवहार। इसके आगे अब जो भेद चलेंगे वो सब अशुद्ध व्यवहार के चलेंगे। अशुद्ध संग्रह हुआ जीव, जीव बोला, ये कौन सा संग्रहने का विषय है, अशुद्ध संग्रह। शुद्ध संग्रहने का विषय तो केवल द्रव्य। जीव बोला तो जीव कौन से नय का विषय हो गया, अशुद्ध संग्रहने। अब अशुद्ध संग्रहने में फिर हमने जीव के भेद किए, संसारी और मुक्त। तो ये जो जीव के भेद किए ये कौन से नय के विषय हो गए व्यवहार में, व्यवहार में कौन सा व्यवहार हुआ, अशुद्ध व्यवहार। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन का, अगर एक बार कंसंट्रेशन करके मतलब माइंड को ये समझ के समझे तो इतना कठिन नहीं है। मतलब जो जिसके द्वारा सबको इकट्ठा कर लिया, तो द्रव्य शब्द के द्वारा सबको इकट्ठा कर लिया, वो हो गया शुद्ध संग्रह ने। ठीक है, हाँ महासत्ता है वो शुद्ध। मैं महासत्ता इसलिए नहीं बोल रही, वो मुझे लग रहा है कठिन लगेगा शब्द, आ गया समझ में। और महासत्ता में जो भेद कर रहा है, महासत्ता में जो भेद कर रहा है वो अशुद्ध, वो शुद्ध व्यवहार ने, शुद्ध संग्रहणय में जो भेद कर रहा है। महासत्ता शुद्ध संग्रहणय है, शुद्ध संग्रहणय में जो भेद कर रहा है वो कहलाएगा शुद्ध व्यवहार ने। अंकल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कम आ रहा है ऐसा लग रहा है चेहरे से कम आ रहा है। जैसे दादाजी उनके जो बेटे हैं 4, तो उनको अगर कर्म को अपन अलग लेते हैं तो वो ऊपर वाला तो वो शुद्ध संग्रह है। हाँ, और ये हो गया व्यवहार शुद्ध संग्रह। व्यवहार शुद्ध नहीं, जब हम दादाजी के बेटे बता रहे हैं 4, तब ये 4 बेटे हो गए व्यवहारने में, व्यवहारने में। अब एक बेटे को लिया, एक बेटे को लिया तो ये व्यवहार शुद्ध नहीं हो गया, व्यवहार शुद्ध नहीं हुआ, नहीं। देखिए जो ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला है, ये तो हो गया दादाजी, ये शुद्ध संग्रह नहीं। अब इनके भेद किए अपन ने, तो ये हो गए व्यवहार में। इसको कहेंगे जब हमारी दृष्टि भेद भी जाती है ना कि 4 है यानी भेद, तो वो कहलाएगा शुद्ध व्यवहार। अभी पहला जो भेद, पहला फर्स्ट जो भेद है सबसे पहला, वो कहलाता है ये भी शुद्ध और ये भी शुद्ध। फर्स्ट वाला जो है वो शुद्ध। इसके बाद में अब ये जो 4 बेटे हैं ना, उन 4 बेटों में से एक को लिया हमने। अब ये एक बेटा तो अपने आप में अलग-अलग शुद्धि है व्यवहार में। क्या शुद्धता, अशुद्धता का अर्थ मेल मिलावट या किसी से वो करना, भेद करना अशुद्धता है, और इकट्ठा रखना, भेद देखना वो शुद्धता है। या 4 में से अगर एक को शुद्ध नहीं हो गया, 4 में से अगर एक को भी तो वो शुद्ध हो गया ना। लेकिन वो यहाँ शुद्धता अशुद्धता का आधार ये है कि आप किस में भेद कर रहे हो। अब जैसे पुद्गल में भेद करेंगे तो पुद्गल में जो हम भेद करेंगे ना, तो वो कहलाएंगे अशुद्ध व्यवहार में। पुद्गल में हाँ शुद्ध संग्रह, पुद्गल तो खुद शुद्ध व्यवहार नहीं है, पुद्गल शुद्ध व्यवहार नहीं है। एक मिनट इधर ध्यान दीजिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य के भेद किए जीव पुद्गल धर्म आकाश का, तो ये द्रव्य है शुद्ध संग्रहणय का विषय, और द्रव्य के जो भेद हैं तो इसमें ये जीव, ये पुद्गल, ये पुद्गल है, जीव है, ये शुद्ध व्यवहारने का विषय। ठीक है, अब जब हम पुद्गल को ले रहे हैं, पुद्गल के भेद कर रहे हैं, पुद्गल के हमने भेद किए अणु और स्कंद, रूप रस गंध स्पर्श भेद हुए इसके, अणु और स्कंद के पुद्गल के भेद हुए। तो अब ये जो भेद है ना, ये अणु और ये स्कंद, ये होंगे अशुद्ध व्यवहार, ये अशुद्ध व्यवहार, हाँ अशुद्ध, ये अशुद्ध व्यवहार में जो हाँ शुद्ध संग्रहणय जो है उसका जो फर्स्ट भेद हुआ वो शुद्ध व्यवहार में जाएगा। उसके आगे शुद्ध व्यवहार के भी अब जो भेद आगे आगे चलते रहेंगे, फिर अणु स्कंद के भेद करो, और 6 प्रकार के भेद होते हैं स्कंद के, वो आगे जो जो भेद करते जाएंगे वो सब अशुद्ध, वो सब अशुद्ध
शुद्ध नहीं, देखो शुद्ध मैं ये बता रहा हूँ, ये नहीं है। शुद्ध व्यवहार एक ही होगा जो सबसे पहला हुआ ना, हाँ द्रव्य के जो भेद हुए हैं ना, बस शुद्ध व्यवहार एक ही होगा। उसके आगे जो क्योंकि उसके आगे संग्रह भी तो अशुद्ध चल रहा है ना, शुद्ध संग्रह एक ही है। समस्त द्रव्यों को एक देखना वो शुद्ध संग्रह नहीं, समस्त द्रव्यों को। तो समस्त द्रव्य एक ही बार एक देखे गए, उसके बाद अब जो भी जातियां हम बना रहे हैं वो जातियां हम छोटी छोटी बना रहे हैं। समस्त पूरे विश्व की एक जाति बनाना वो शुद्ध संग्रह है, और पूरे विश्व में एक बार भेद करना किसी आधार पे वो शुद्ध व्यवहार है। पूरे विश्व की एक जाति बनाना वो शुद्ध संग्रह है, और पूरे विश्व में एक बार भेद करना वो शुद्ध व्यवहार है। अब वो जो एक बार भेद किया, उस भेद में से एक एक ग्रुप को पकड़ लेना वो कहलाएगा अशुद्ध संग्रह है। एक एक ग्रुप को पकड़ लिया वो अशुद्ध संग्रह है। अब उस एक एक ग्रुप में और भेद करते जा रहे हैं, तो वो अशुद्ध संग्रह को पकड़ के भेद कर रहे हैं, तो अशुद्ध संग्रह में भेद किया, इसलिए अशुद्ध व्यवहार। आप लोगों को होमवर्क है, किसी भी चीज के जिसके भी आपको आते हो, भले आप जीव में ऐसा द्रव्य में या जीव में, एक रफ में या फेयर में जैसे आपको बनाना, एक ऐसे चार्ट बनाना जिसके आप 3-4 लाइन तक के भेद कर सको, 3-4 पीढ़ी, हाँ 3-4 पीढ़ी के आप भेद ऐसे बना सको, जिसकी भी चीज़ के आपको भेद आते हो किताब में देख के कैसे भी। और उसमें आपको ये लिखना है कि ये शुद्ध संग्रह है, फिर ये अशुद्ध संग्रह है कि व्यवहार है कि कौन सा है। उसमें ब्रैकेट में जैसे अभी मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे रफ में लिए आपको शॉर्ट में आप लिखना, फिर बताना, तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। और ये काम आज ही करना, कल तक तो आप भूल जाओगे, इसलिए आज में ये काम करना आप, कि ये इतना सा कि किस आपको खुद को भी ये पता लगेगा, फिर खुद को खुशी होगी, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना। जिसको समझ में आता है उसका चेहरा एकदम पता लग जाता है, और जिसको नहीं समझ में आता उसके चेहरे से पता लग जाता है। तो शुद्ध संग्रह है तो एक ही, हमेशा एक ही बनेगा, महासत्ता को विषय करने वाला द्रव्य को। शुद्ध संग्रह ने और शुद्ध व्यवहार ने हमेशा एक ही में होगा। वो लौकिक में तो अपन उदाहरणों में लगा लो भी, एक कौन से दादाजी हैं जो भी है, बाकी सब अशुद्ध। शुद्ध संग्रह ने एक ही प्रकार का है और शुद्ध व्यवहार ने भी एक ही प्रकार का है, बाकी अशुद्ध संग्रह ने अनेक प्रकार के हैं। हाँ नहीं तो आप यहाँ से बना सकते हो ना, यहाँ से बना सकते हो, हाँ बाकी सब अशुद्ध होंगे। तो आप क्या यही वाला बनाना, लेकिन इसमें 4 स्टेप के बना के इसमें आप लिखोगे ना खुद रफली, ज़्यादा टाइम मतलब ऐसा बड़ा लिखने की, हाथ दुखाने की जरूरत नहीं, छोटा सा शॉर्ट में लिख के समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ जाए। चलिए इतना ही हुआ, मैं तो सोच रही थी इसको पूरा करेंगे। चलिए अगली क्लास में करेंगे।